The new topic is law of constant heat summation. जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि मान लीजिए केमिकल रिएक्शन दी गई है पाथ 1, एक रास्ता है जिस तरह से आप रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है कार्बन इन द सॉलिड स्टेट इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे कार्बन है मतलब कोयला है और कोयला जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, और जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। इस रिएक्शंस के वक्त डेल्टा एच की वैल्यू यानी हीट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू आप कहेंगे या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप इससे कहेंगे, तो वैल्यू जो है -393 किलो जूल। माइनस यानी इसलिए क्योंकि हमें पता है जितने भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं मतलब उनका ऑक्सीडेशन होता है, उनका कंबशन होता है, तो उसमें से हीट यानी एनर्जी लिबरेट होती है। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे -393 किलो जूल है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, वैल्यू है -393। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो सकता है। मान लीजिए हमने सेकंड पाथ को सिलेक्ट किया। इस सेकंड पाथ में कार्बन इन सॉलिड स्टेट इज कंबाइन विद हाफ O2 गैस एंड इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस। तो यहाँ पे दूसरा पाथ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वो इनकम्प्लीट हो रहा है क्योंकि हाफ O2 के साथ वो कंबाइन हो रहा है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है। डेल्टा H1 की वैल्यू है -111 किलो जूल। जिस तरह से बहुत सारे व्हीकल के ऐसे इंजन में कार्बन जो कि पेट्रोल और डीजल में होता है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जो कि रिएक्शन नंबर 1 में दिख रहा है। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड या टॉक्सिक गैस फॉर्म होती नजर आती है। डेल्टा H1 क्योंकि पहली स्टेप है, पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है, इसलिए डेल्टा H1 की वैल्यू है -111 किलो जूल। उसके बाद सेकंड स्टेप में फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड जो पहले स्टेप में फॉर्म हुआ है वो फिर से हाफ O2 के साथ फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको मिल रहा है CO2, CO प्लस हाफ O2 गैस इट गिव्स CO2 गैस। डेल्टा H2 क्योंकि सेकंड स्टेप है उसकी वैल्यू है -282 किलो जूल। मतलब यहाँ पे सेकंड पार्ट में सबसे लास्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रहा है, लेकिन सबसे पहली वाली स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी वैल्यू है -111 किलो जूल, और सेकंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, उसकी वैल्यू है -282 किलो जूल। अब दोनों पाथ के द्वारा आखिर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिल रही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या डेल्टा एच की वैल्यू दोनों स्टेप में सेम रहेगी, क्योंकि दोनों तरह से पाथ 1 और पाथ 2 की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। पाथ 1 में हीट की वैल्यू है चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू डेल्टा एच, और पार्ट 2 में वो वैल्यू है डेल्टा H1 और डेल्टा H2। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा H पाथ नंबर 1 के द्वारा उसकी वैल्यू है -390 किलो जूल, और राइट हैंड साइड में डेल्टा H1 और डेल्टा H2 है, उनकी वैल्यू पाथ नंबर 2 के द्वारा आपके पास है -111 और -282। तो इक्वेशन हो गया -393 किलो जूल इज इक्वल टू -111 किलो जूल -282 किलो जूल। अब दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में -393 है और राइट हैंड साइड में -111 और -282 दोनों को ऐड करेंगे तो -393 आएगा। मतलब -393 इज इक्वल टू -393। इसका मतलब हो गया डेल्टा एच की वैल्यू आपकी सेम आ रही है, रिमेन कांस्टेंट रही है, चाहे पाथ नंबर 1 हो चाहे पाथ नंबर 2 हो। पाथ नंबर 1 में एक ही स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, और पाथ नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप में फॉर्म हुआ है। 2 स्टेप क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो पाथ 1 में एक ही स्टेप है, पाथ 2 में 2 स्टेप है, लेकिन उसके बावजूद भी डेल्टा एच की वैल्यू सेम आ रही है। और यही कहता है हमारा हेस्ट लॉ। हेस्ट लॉ कहता है चेंज इन एंथैल्पी जो होती है या हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, चाहे आप पाथ 1 ले चाहे आप पाथ 2 ले। पाथ 1 में सिंगल स्टेप है, पार्ट 2 में 2 स्टेप है, तो
कितनी भी स्टेप रहे, कितने भी पाथ रहे, उसके ऊपर में डेल्टा एच की वैल्यू डिपेंड नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंट होती है, कांस्टेंट होती है। एंड दैट इज अवर हेस लॉ। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, द चेंज इन एंथैल्पी इज रिमेन कांस्टेंट and is independent on path and independent on number of step, or you can say that delta H is remain constant and independent on path and number of steps। तो ये कहना है हेस लॉ का, चाहे कितनी भी पाथ हो, चाहे कितनी भी स्टेप हो, लेकिन आखिर में आपको वही प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू हर पाथ के बाद भी, हर स्टेप के बाद भी आपको सेम ही मिलेंगी, कांस्टेंट ही मिलेगी। इस एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए पाथ ए के द्वारा, पाथ 1 के द्वारा ए से आपको डी मिल रहा है, ए ये रिएक्टेंट है, आपको आखिर में डी ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और मान लीजिए इस पाथ में डेल्टा एच के लिए एक्स है, एक्स किलो जूल। ए का डी में कन्वर्शन करना है, लेकिन हमने एक दूसरा पाथ सिलेक्ट किया है, पाथ 2। इस पार्ट 2 में ए से आपको पहले बी मिल रहा है, पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1। डेल्टा एच वन की वैल्यू, क्योंकि पहली स्टेप इसलिए डेल्टा एच वन लिखा हमने, उसकी वैल्यू है मान लीजिए 1 किलो जूल। फिर दूसरे स्टेप में बी से आपको मिल रहा है सी, डेल्टा एच टू की वैल्यू सेकंड स्टेप में बी किलो जूल, स्मॉल बी। उसके बाद सी से आपको मिल रहा है डी, तीसरे स्टेप में डेल्टा एच की वैल्यू सी किलो जूल। लेकिन हेस लॉ तो कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी या डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहेगी, पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं और नंबर ऑफ स्टेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं। इससे अगर लेते हैं तो पाथ 1 में डायरेक्टली ए से आपको डी मिला है एक ही स्टेप में, पाथ नंबर 2 में 3 स्टेप आ रही है, ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से डी, 3 स्टेप है, इसलिए डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री वैल्यू है ए किलो जूल, बी किलो जूल और सी किलो जूल। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच जो कि पाथ नंबर 1 के द्वारा इज इक्वल टू, पाथ नंबर 2 में 3 वैल्यू है, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू है एक्स, डेल्टा एच वन की वैल्यू है ए, डेल्टा एच टू की वैल्यू है बी और डेल्टा एच टू की वैल्यू है सी। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों साइड में आज जब हम सम करेंगे तो आपको दिखा देगा पाथ ए, पाथ 1 वाली वैल्यू यानी एक्स, ये वाली वैल्यू पाथ 2 वाली वैल्यू के बराबर रहेगी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही आपको मिलने वाली है। इट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये है हमारा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अगर हम हीट को सम करते हैं तो वैल्यू कभी भी कांस्टेंट ही मिलेगी। That is about Hess law of constant heat summation. Value of delta H, value of change in enthalpy is remain constant, independent on path and independent on number of step. Application, इसका application क्या है, इसका use क्या है, इसका import क्या है इस law का। तो जिस किसी reactions की value को determine करना experimentally या practically possible नहीं है, लैब में हम उन्हें परफॉर्म नहीं कर सकते, लैब में उनकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया सकता, डेल्टा एच की वैल्यू यानी हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू या चेंज इन एंथैल्पी के वैल्यू अगर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उस वैल्यू को हेस लॉ को यूज करके आसानी से कैलकुलेट किया सकता है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंजेस फॉर सच ए रिएक्शन फॉर विच इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली। तो ऐसे कौन कौन सी वैल्यू होती है, एंथैल्पी ऑफ स्लो रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत ही स्लो है, उसको खत्म होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है। उन रिएक्शन की वैल्यू आसानी से हेस लॉ के द्वारा फाइंड आउट कर दिया जा सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मेशन वाले रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, लेकिन उनकी वैल्यू को भी प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पॉसिबल, तो उन वैल्यू को हेस लॉ के द्वारा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कंबशन, कुछ कंपाउंड जब जलते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, उनका बर्निंग होता है, तो उन वैल्यू की, उन रिएक्शन के भी वैल्यू को निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हेस लॉ को यूज करके हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। उस तरह से इलेक्ट्रोफिक फॉर्म कन्वर्शन, इलेक्ट्रोफिक फॉर्म मतलब एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग फॉर्म में है, जैसे कार्बन के 2 इलेक्ट्रोफिक फॉर्म, डायमंड हमें पता है ये है, ग्रेफाइट है,
तो एक से दूसरे में कन्वर्शन हो रहा है तो एलोट्रोपिक फॉर्म कन्वर्शन होता है, तो उसे फाइनाइट नहीं होता। हेस लॉस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, सल्फर एन एस, उसके दो फॉर्म होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इनके कन्वर्शन के बाद कितनी हीट इन्वॉल्व होती है, कितने चेंज इन इंथैल्पी होते हैं, उससे भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता, तो उस वक्त भी हेस लॉ हमें यूज। सो दैट्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, constant heat summation. Change in enthalpies remain constant. It is independent on number of steps, independent on path. That's about a Hess law, constant heat summation. उस क्राइटेरिया को देखना है तो ये हमने अभी तक देखा एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी को लेकर, और अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे चेंज। तो नेक्स्ट कंसेप्ट एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, तो नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे, उस टर्म का नाम एंट्रोपी। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया H2O सॉलिड मतलब आइस, वो मेल्ट हो रहा है, आपको मिल रहा है H2O लिक्विड पानी के फॉर्म में, और H2O लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं तो आपको मिलता है H2 गैस स्टेट। 3 एग्जाम्पल। अब तीनों के डायग्रामेटिक हमने शो किए। H2O सॉलिड है, आइस है, बर्फ है, सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में हमें पता है जिस चीज़ से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, वो पार्टिकल की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है। और दिख रहा है H2O सॉलिड के नीचे पार्टिकल जिसे हमने सर्कल से शो किया है, सभी की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। चिपके हुए है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डेफिनेट शेप एंड साइज है। उनके बीच में स्पेस है कि ज़्यादा नहीं, बहुत कम स्पेस है। लेकिन वही सॉलिड आइस जब मेल्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वाटर जब लिक्विड स्टेट में, तो उनमें देखिए पार्टिकल के बीच में अब जगह बची है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब वीक हो गया, पार्टिकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको नजर आ रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अब ये कम हो चुका है, मॉडरेट हो गया है। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग था, अब ये कम हो चुका है, मॉडरेट है। लेकिन जब वही लिक्विड को हम बॉयल करते हैं, गैस में कन्वर्ट होती है, स्टीम भाप बनती है। अब H2 गैस के नीचे देखिए पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा जगह आ चुकी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ना के बराबर है, निग्लिजिबल, और मॉलिक्यूल इधर उधर घूम सकते हैं, फ्री टू मूव हियर एंड देयर। मतलब इन तीनों में अगर लिखते हैं, सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, जगह बहुत ही कम, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली पैक है। लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच में जगह ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मॉडरेट है, एवरेज में, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है। लेकिन जब गैस में कन्वर्ट हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ही कम है, वीक है, और मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा जगह बची हुई है। मतलब इन 3 से हमें पता चलता है कि इस एग्जाम्पल में रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, ऑर्डरनेस सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में डिसऑर्डर और बढ़ गया, और गैस में तो और ज़्यादा डिसऑर्डरनेस बन गया। मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो एंट्रोपी हमारा कंसेप्ट है, एंट्रोपी इसी चीज़ से रिलेट करती है। एंट्रोपी ये रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जो है, कितना ज़्यादा रैंडमनेस है, कितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस है, उसको गिनने की जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम है एंट्रोपी। इट्स अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस रहेगा, उतनी ज़्यादा एंट्रोपी की वैल्यू रहेगी। इसका मतलब एंट्रोपी की वैल्यू सॉलिड की सबसे कम होती है, एंट्रोपी के लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैस की एंट्रोपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, ठीक है, सॉलिड की सबसे कम,
लिक्विड की उससे ज़्यादा और गैस की सबसे ज़्यादा रहने वाली एंट्रोपी की वैल्यू। मतलब याद रखना है हमें, जैसे एग्जांपल 1 हमने लिखा, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस वक्त हमें याद रखना है कि एंट्रोपी, जिसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी की वैल्यू कभी भी बढ़ेगी और वैल्यू आपको कभी भी प्लस में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। कब? अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी। प्लस साइन का मतलब होता है बढ़ना और माइनस साइन का मतलब होता है कम होना। सो चेंज, इफ द चेंज इज सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, always keep in mind delta S means entropy is always increases. Second, H2 gas it goes twice H gas. सेकंड वाले एग्जांपल में आपके पास हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है एक, और प्रोडक्ट साइड में आपके पास दो हाइड्रोजन गैस के एटम है। पहले आपके पास एक मॉलिक्यूल था, अब आपके पास दो एटम है। एक मॉलिक्यूल से दो एटम मिले, मतलब पार्टिकल के नंबर बढ़ चुके हैं। देखिए कितने मॉलिक्यूल से बना हुआ एटम है हमें नहीं गिनना है, हमें सिर्फ पार्टिकल के नंबर लिखने हैं। H2 उसके आगे कितना? एक है, एक H2 मॉलिक्यूल एक, और प्रोडक्ट साइड में दो हाइड्रोजन के एटम। एक से आपको मिल रहा है दो, मतलब पार्टिकल के नंबर बढ़ रहे हैं। जब भी पार्टिकल के नंबर बढ़ेंगे तो याद रखना डेल्टा एस की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको एक से मिल रहा है दो। तो जब भी पार्टिकल के नंबर किसी भी रिएक्शन में बढ़ेंगे, पहले कम पार्टिकल है बाद में ज्यादा पार्टिकल है, तो हमें समझ जाना है डेल्टा एस की वैल्यू ये प्लस में ही आने वाली है। Cl2 से आपको मिला 2 क्लोरीन, तो डेल्टा एस बढ़ेगी। Br2 आपके पास है ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आपको मिल रहे हैं ट्वाइस Br, दो Br के एटम मिल रहे हैं, डेल्टा एस बढ़ चुका है। तो जब भी पार्टिकल के नंबर बढ़ेंगे तो समझ जाना कि एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके बाद इस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ट्वाइस H2 गैस हाइड्रोजन गैस है, प्लस O2 गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हुई, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन हुई और आपको मिला ट्वाइस H2O लिक्विड। अब इस चेंज में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब राइट हैंड साइड में आपके पास गैस मॉलिक्यूल है, और प्रोडक्ट साइड में आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल है। पहले गैस बाद में लिक्विड, ये तो उल्टा हो रहा है। गैस वाली स्टेट सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होती है, लिक्विड वाली उससे थोड़ी कम डिसऑर्डर होती है। हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट से अब लेस डिसऑर्डर स्टेट में आपको मिल रहा है हाई माइनस लो कन्वर्शन हो रहा है। ऐसा जब होता है गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। हमने एग्जांपल लिया था जब सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड गैस में होता है तो वैल्यू बढ़ती है। अब इसका उल्टा हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और जब ऐसा होता है तो डेल्टा एस के लिए कभी भी आपको निगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि गैस हाईली डिसऑर्डर स्टेट थी, लिक्विड ये लेस डिसऑर्डर स्टेट है, और अगर हम डेल्टा से निकालना लेस माइनस हाई से अगर माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कभी भी निगेटिव ही आएगी। डेल्टा एस इज ऑलवेज निगेटिव। तो याद रखिए सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, डेल्टा एस इंक्रीजेस, और उससे उल्टा होता है गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, तो डेल्टा एस की वैल्यू कभी भी निगेटिव ही आने वाली है। तो याद रखिए। चौथा, इस एग्जांपल को देखते हैं। ट्वाइस H2O2 लिक्विड, दो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है, लिक्विड स्टेट में है, उससे आपको मिल रहा है ट्वाइस H2O लिक्विड। फिर से दो H2O लिक्विड के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, लिक्विड से लिक्विड, प्लस ठीक उसके साथ प्लस है O2 गैस, उसके साथ साथ आपको एक O2 गैस मिल रही है। मतलब लिक्विड एक कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लेकिन उसके साथ साथ आपको गैस मिल रहा है। ट्वाइस H2O2 लिक्विड, ट्वाइस H2 लिक्विड, ये मान लीजिए कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? तो बचा राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि गैस स्टेट में, और गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा एंट्रोपी। इसका मतलब लिक्विड कन्वर्ट इनटू लिक्विड और अलॉन्ग विद गैस। अगर ऐसा होगा तो डेल्टा एस के लिए आपको कभी भी पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो ये दो तीन चीज याद रखने हैं, सॉलिड से अगर लिक्विड और लिक्विड से अगर गैस, डेल्टा एस बढ़ेगी। उल्टा हुआ है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, डेल्टा एस कम होगा। याद रखना है। अगर पार्टिकल के नंबर बढ़ते हैं, पहले आपके पास एक ही पार्टिकल है, उसके बाद दो पार्टिकल, पार्टिकल मतलब
एटम, आयन या मॉलिक्यूल, उनमें से कुछ भी अगर रहेगा तो अगर पार्टिकल के नंबर बढ़ेंगे तो याद रखना डेल्टा एस बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ दोनों साइड में गैस है, दोनों साइड में लिक्विड है, उन्हें हमको चेकआउट करना है। और अगर उसके बावजूद भी अगर प्रोडक्ट साइड में आपको पार्टिकल के नंबर ज़्यादा नज़र आते हैं या प्रोडक्ट साइड में आपको गैस मॉलिक्यूल अगर नज़र आती है तो समझ जाना है कि डेल्टा एस के लिए कभी भी बढ़ने वाली है। तो इस तरह से एंट्रोपी जो कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट लेता है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है डेल्टा एस बढ़ेगी या डेल्टा एस कम होने वाली है। अब डेल्टा एस को कैसे निकाला जाता है? डेल्टा एस को निकालने के लिए एक सिंपल सा इक्वेशन है, डेल्टा एस इज इक्वल टू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जो कि डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस गिनता है। क्यू रिवर्सिबल, क्यू मतलब हीट, क्यू रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? हीट एट अमाउंट ऑफ हीट गेन या एब्जॉर्ब रिवर्सिबली। रिवर्सिबली हमें पता है, रिवर्सिबल मतलब जब स्टेप वाइज लेते हैं, धीरे धीरे जब कोई चेंज होता है तो उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। सो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड या गेन बाय सिस्टम इन रिवर्सिबल मैनर एंड कैपिटल टी इज टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। रिवर्सिबल जो कि जूल में होता है उसका यूनिट, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में हम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए डेल्टा एस जो हो जाएगा, और डेल्टा एस हो जाएगा जूल पर केल्विन, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल जूल में और टेम्परेचर ये केल्विन में, इसलिए डेल्टा एस का साइन ये आपको याद रखना है जूल पर केल्विन, इस तरह से रहने वाला है। तो इस तरह से एंट्रोपी ये डिसाइड करती है किस तरह से डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस हमारा बढ़ता है। अब हमें पता है स्टेट बोर्ड के लिए बाकी जो पॉइंट है एंट्रोपी के रिलेटेड होगा, वो पॉइंट जैसे एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी, जहाँ पे सेकर्मोडायनेमिक्स था वो इस साल रिजेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये सारे टॉपिक हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन से, बोर्ड एग्जामिनेशन से हटा दिए गए। सिमिलर टू दैट स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच ऑफ इक्विलिब्रियम, उसी तरह से गिब्स फंक्शंस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बचे हुए जितने भी पार्ट थे, जितने भी टॉपिक इस चैप्टर से थे थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल एनर्जेटिक्स से, वो सारे के सारे पार्ट हटा दिए गए हैं। इसका मतलब हमारा यही आज का लास्ट टॉपिक था जहाँ पे हमने हेस, और उसके बाद एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी किस तरह से रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को गिनता है, वो आज हमने यहाँ पे देखा। सो इट मीन्स टुडे यू आर फिनिशिंग आवर सेकंड दिस another chapter, thermodynamics and chemical energetics.